ओके जी क्लास, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे आज पढ़ने लगे हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। इसके अंदर हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड जो हमने पढ़ा था वो हम तभी अडॉप्ट कर सकते हैं ना बायोलॉजिकल मेथड, जब हमें कोई प्रॉब्लम आए। जब कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो फिर हम उसको कैसे मतलब कि उस पर वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले वो कहते हैं कि इन बायोलॉजी लाइक अदर साइंसेस न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड लॉन्ग हील्ड थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड विद अदर वंस एज मोर डाटा नॉलेज इज़ अकोमलेटेड। ठीक है क्लास, वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आता है तो हमारे पास बायोलॉजी के अंदर भी दूसरी साइंसेस की तरह नई नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर होती रहती हैं। हम खोज लगाते रहते हैं और हमें नई नई बातों का, नई नई चीज़ों का पता चलता जाता है। ठीक है, दिस हैपन्स, और ये सारा कुछ कब होता है, वो कहते हैं दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सॉल्यूशन। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब बायोलॉजिस्ट को कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मिल जाए। ठीक है, कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नज़र आए और फिर वो उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। जब वो उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो जो हैं नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, नई नई बातें उनको पता चलती हैं, उनकी नॉलेज में इजाफा होता है। ठीक है, अब ये सब करने के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट को कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ठीक है, अब किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट को कुछ स्टेप्स होते हैं, एक तरतीब के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप इस किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्लास हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिनको फॉलो करते हुए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इस सारे मेथड को फिर हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है क्लास, इसमें सबसे पहले हमारे पास उन्होंने बताया है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है ऑब्जर्वेशंस, नंबर 3 पे आ जाता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शंस, नंबर 5 इज़ एक्सपेरिमेंटेशंस। ठीक है, नाम से कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा। नंबर 6 आ जाएगा समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, इसके अंदर टेबल्स क्रिएट करना और ग्राफ्स बनाना सब कुछ आ जाएगा। नंबर 7 पे आ जाएगा रिपोर्टिंग। ठीक है, ये नाम से कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे क्लास। अब इनकी हम अगर डिटेल्स देखें तो सबसे पहले आ जाता है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकॉग्नाइजेशन कैसे होती है, कि पता कैसे चलता है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती कैसे है। उसमें वो कहते हैं बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड करने का मौका तब बायोलॉजिस्ट को मिलता है जब दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब उनके सामने कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाइनें जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा सवाल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलता जुलता हो या जिसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हो, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, अब ये सवाल जो है ये या तो कोई बंदा जो है वो बायोलॉजिस्ट से पूछता है। ठीक है, वो कहते हैं दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन। ठीक है, या तो कोई बायोलॉजिस्ट से पूछता है। ठीक है, या तो फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आता है। ठीक है ना, अब देखें कि भी अब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछें तो जाहिर सी बात है मैं आपके क्वेश्चन के तभी आंसर करूँगी जब मेरे पास उसके बारे में कुछ नॉलेज होगा। अगर मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो मैं आपको क्या आंसर करूँगी। ठीक है, तो या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा तो या तो फिर क्या होगा, मेरे अपने माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, या इस तरह से है तो अगर इस तरह से होता तो क्या होता। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भी न्यूटन जो है, न्यूटन का बड़ा सुना होगा आप लोगों ने।
तो न्यूटन जो है वो ऐसी किसी दरख्त के नीचे बैठा था, ठीक है, और उसके ऊपर उसके सर पे एक सेब गिरा तो उसने सोचा। अब उसके माइंड में ये सेकंड बात जो है ये इसी को फुलफ़िल कर रही है। तो उसके माइंड में खुद से क्वेश्चन आया कि ये सेब जो है ये मेरे सर पे गिरा है, ये टूट के नीचे ही क्यों आया है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ठीक है। तो फिर उसने ये इस बात पे सोचा, ठीक है। और ये मतलब कि जब सेब उसके सर पे गिरा तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, सॉरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हम बोलेंगे, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम सिर्फ उसी को बोलेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगी, ठीक है। उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम होगी, कोई और क्वेश्चन होगा तो वो साइंटिफिक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सेकेंड स्टेप है ऑब्जर्वेशंस। क्लास ऑब्जर्वेशंस के अंदर वो कहते हैं कि एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट रिकॉल्स हिज द प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस और मेक्स न्यू वंस, ठीक है। वो कहते हैं जैसे ही बायोलॉजिस्ट के पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके पास पहले से जितनी भी नॉलेज होती है वो उसको रिकॉल करता है, वो याद करने की कोशिश करता है कि इस बात से रिलेटेड या इस मसले से रिलेटेड मुझे पहले क्या पता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाता है कि अब आप मेरे से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी स्टूडेंट अपने किसी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछता है तो टीचर उस क्वेश्चन का आंसर तभी देगा ना जब उसको कुछ पता होगा पहले से उसके बारे में, ठीक है। तो वो जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो याद करने की कोशिश करेगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पास क्या नॉलेज है, वो उसके पास जितनी नॉलेज होगी वो आपको उस अपने मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वो कहते हैं ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन हम क्या किसको कहते हैं क्लास, मुशाहिदे को, ठीक है। तो अब किसी भी चीज़ का मुशाहिदा जायज़ा हम किस तरह से ले सकते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, इस बात का तो पता होगा। 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ का मुशाहिदा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम 5 की 5 सेंसेस को ही यूज़ करें। कोई एक सेंस हम यूज़ कर सकते हैं, 2 सेंस, 3 सेंस, या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं हमें 5 की 5 सेंसेस को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस किस तरह से हम कर सकते हैं, या तो हम विजन से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि देख के हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हमने कोई चीज़ देखी तो हम उसका मुशाहिदा करेंगे, ठीक है। या तो हम उसकी किसी चीज़ को सुनने से, हियरिंग कहते हैं सुनने को, ठीक है। तो या हम सुन के किसी चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से पानी गिर रहा है तो हमारे कानों तक आवाज़ पड़ रही है, तो अगर टिप टिप थोड़ा सा हो रहा होगा तो हमें पता चल रहा होगा कि ये पानी जो है, नल जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन लगातार गिरता जाएगा, हम सुन रहे हैं तो हमें पता चलेगा नल जो है वो ज़्यादा खुला हुआ है, टैप जो है वो ज़्यादा ओपन है, ठीक है। या हम पानी गिर रहा है तो हम उसके गिरने की आवाज़ सुन के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत कितनी ऊंचाई से गिर रहा है या कितनी ऊंचाई है पानी जहाँ से गिर रहा है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाता है, हम या तो फिर क्या कर सकते हैं, स्मेल करके किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या टेस्ट करके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या टच करके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। क्योंकि हमारी पूरी स्किन के अंदर जो है वो सेंसेशंस होती हैं, हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए हम टच करके उस चीज़ को महसूस करके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कि साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकता है कि कौन कौन सी सेंसेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, या कौन कौन सी सेंसेस से हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वो कहते हैं ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। 2 टाइप्स की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, या तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्वांटिटेटिव होती हैं, ठीक है, नाम से कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा, क्वांटिटेटिव। और या तो हमारे पास जो है नंबर 2 टाइप की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशन भी आ सकती है पेपर में, इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के दरमियान डिफरेंस बताएं या इनकी क्या नाम है डेफिनेशन बताएं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्लास वो होती हैं आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसके अंदर हम क्वांटिटी पता चल जाए किसी चीज़ की। ठीक है, क्या हो कि हमें कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करें, हम किसी चीज़ का मुशाहिदा करें तो हमें उसकी क्वांटिटी पता चल जाए, वो हमें उसकी क्वांटिटी बता दें, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कौन सी होती हैं, जिनके अंदर हमें किसी चीज़ की क्वालिटी पता चल जाए। ठीक है ना, हम कभी बाज़ार में कपड़ा लेने जाते हैं, हम कहते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, इसका क्वालिटी हम कहते हैं मेयार को। ठीक है ना, तो किसी चीज़ का मेयार जो है वो हमें पता चलता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हमें क्या पता चलती है, उसकी तादाद या मिकदार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से बन जाता है। वो कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस। ठीक है, कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं जिनके अंदर मतलब कि हमें तादाद या मिकदार का पता चलता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, मतलब कि ज़्यादा ठीक होती है या ज़्यादा बेहतर समझी जाती हैं किसके मुकाबले, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के मुकाबले। उन ऑब्जर्वेशंस के मुकाबले जिनके अंदर हमें चीज़ का मेयार पता चलता है, उनके मुकाबले क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि ये इस क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस से ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा एक्यूरेट क्यों समझी जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि द फॉर्मर आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्यों ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हम उनको मैयर कर सकते हैं। ठीक है, मैयर करके हम उनकी तादाद या मिकदार जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको काउंट कर सकते हैं। काउंट करके हम उसको अपने रिकॉर्ड के अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ मेयार हमें पता चलेगा तो हमें थोड़ी सी और ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसकी दोनों की एग्ज़ाम्पल वो देते हैं कि एक तरफ आपके पास ये बॉक्स बना हुआ है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जिसके अंदर लिखी हुई हैं, और एक तरफ बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बनी हुई हैं। ठीक है, नंबर 1 पे क्लास आपको वो एग्जांपल देते हैं क्वालिटेटिव। गौर करें, क्वालिटेटिव वो हैं जिनके अंदर हमें मेयार का पता चलेगा, इसके अंदर हमें मेयार पता चलेगा। और क्वांटिटेटिव वो हैं जिसके अंदर हमें तादाद या मिकदार पता चलेगी। ठीक है, तो क्लास इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कि पानी का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट वो ज़्यादा है किसके मुकाबले, उसके बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, अब इसी एग्ज़ाम्पल को आप अगर क्वांटिटेटिव में देखें तो हमें यहाँ पे हमें मेयार का पता चल गया कि वो ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, सिर्फ इतना पता चला कि वो ठंडा है। अब यहाँ पे आपको तादाद का पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, वो कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब कि यहाँ पे हमें तादाद या मिकदार पता चल गई है कि कितना ठंडा है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना ज़्यादा कोल्ड है, कितना ज़्यादा ठंडा है उसके बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले में। तो ये हमें यहाँ पे क्या पता चल गई, मिकदार पता चल गई है। एक और एग्जांपल क्लास उन्होंने दी हुई है कि अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन लीटर ऑफ इथेनॉल। ठीक है, वो कहते हैं 1 लीटर अगर हम पानी का लें, 1 लीटर पानी लें और 1 लीटर हम इथेनॉल लें तो वाटर का जो है वो वेट ज़्यादा होगा, वाटर का पानी का वज़न जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि पानी जो है वो इथेनॉल से ज़्यादा भारी है। अब इसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में देखें तो वो कहते हैं लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर पानी अगर हम लें तो उसका वेट कितना है,
1000 और उसके मुकाबले में 1 लीटर इथानॉल लें तो उसका वेट कितना है 789, ठीक है, ग्राम, 789 ग्राम। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के वेट के दरमियान कितना फ़र्क है। हमें और ज़्यादा कुछ इस पे सोचने की या कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इनका वेट करने से ही पता चल गया है दोनों की तादाद या मिकदार का, ठीक है। तो ये हमें इनकी एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट क्लास आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो वो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस आल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट अदर्स हैव डन इन पास्ट बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज इज़ एवर ग्रोइंग, ठीक है। वो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस के अंदर ये भी आ जाता है कि हम किसी जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, पिछला जितना भी नॉलेज है, प्रीवियस हमारे पास जितना भी नॉलेज है उसको स्टडी करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो पिछला नॉलेज होता है उसके मुताबिक हम सोच के और जितनी भी हमारे पास अपनी पहले से नॉलेज होती है उसको रिकॉल करके और तभी हम उसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं ना, ठीक है, तभी हमारे पास ज़्यादा नॉलेज आती है। तो जैसे कि शुरू में किसी ने साइंस ने क्या किया, शुरू में पहिया ईजाद किया और फिर पहिया हमारे पास था तभी तो हमने 4 टायरों वाली गाड़ी बना ली, ठीक है। अगर हमारे पास पहिया ना होता तो फिर पहले हमें पहिया बनाना पड़ना था ना। तो प्रीवियस जो नॉलेज है उसको हमें रिकॉल करना पड़ता है किसी भी नए जो है ऑब्जर्वेशन के लिए। क्लास आगे जो है ये आज हमने सिर्फ 2 स्टेप्स पढ़े हैं, आगे जो हैं वो हम कल रीड आउट करेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।